नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के जो दो भाग बताए थे शुरुआत में। एक था E1 और एक था E2। E1 और दूसरा था E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज हम लोग केवल और केवल पढ़ेंगे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद दूसरी क्लास में देखेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज खूब अच्छे से E1 एलिमिनेशन का मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि जानते हैं E1 का मतलब ये जो 1 है ये बताता है यूनिमालिकुलर, जिसमें एक अणु ही भाग लेता है एलिमिनेशन की क्रिया में। एक अणु ही शुरुआत में जो स्लो रिएक्शन होता है, जिसको आप रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कहते हैं, इसमें केवल एक अणु भाग लेता है, इसीलिए यह यूनिमालिकुलर भी होता है। और साथ साथ एक अणु स्लो रिएक्शन में भाग लेने के कारण जो रेट डिटर्मिनेशन रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको हम फर्स्ट आर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ भी जाने रहेंगे ये फर्स्ट आर्डर रिएक्शन भी होता है E1 रिएक्शन। तो एक एग्जाम्पल के सहारे हम E1 रिएक्शन को समझेंगे। उसके पहले बताते चलें कि E1 रिएक्शन जो होता है केवल 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप जैसा कि पता है, अगर कोई भी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है तो पहला स्टेप वेरी स्लो होता है और दूसरा स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है। स्लो जो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, और जो फास्ट रिएक्शन होता है वो फाइनली प्रोडक्ट देता है, यानी कि अंतिम रूप से ये उत्पाद का निर्माण करता है। और जो स्लो रिएक्शन होता है वो कहीं न कहीं इंटरमीडिएट के रूप में, चाहे ट्रांजिशन के रूप में, कुछ अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो अनस्टेबल कंपाउंड फास्ट रिएक्शन में जा कर के फाइनली कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर 2 स्टेप दिखाई दे, एक स्लो स्टेप होता हो, वहाँ पर उसे हम रेट डिटर्मिनेशन स्टेप भी कहते हैं। और फिलहाल E1 अभिक्रिया के लिए यूनिमालिकुलर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहलाएगा। तो फर्स्ट स्टेप बहुत स्लो होने के कारण उसे रेट डिटर्मिनेशन स्टेप बोलेंगे। और साथ साथ जब ये 2 स्टेप में पूरा हो रहा है तो फाइनली जो स्टेप होगा, यानी फाइनली जो कंपाउंड मिलेगा हमें, वो फास्ट रिएक्शन में मिलेगा। हमने कहा स्लो रिएक्शन में इंटरमीडिएट मिल सकता है, ट्रांजिशन मिल सकता है, और इंटरमीडिएट बताते चलें कि जो इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन कंपाउंड, ट्रांजिशन जो कंपाउंड होता है, ये सब बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं। दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। अब इंटरमीडिएट की बात करें तो ये कार्बोकैटायन के रूप में हो सकते हैं, मतलब C पॉजिटिव के रूप में हो सकते हैं, C नेगेटिव के रूप में हो सकते हैं, C फ्री रेडिकल के रूप में हो सकते हैं। ये सब इंटरमीडिएट कहलाएंगे। और जो ट्रांजिशन स्टेज होता है, ये वास्तव में कार्बन की वैलेंसी जो 4 होती है, ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऐसे कर दें 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। लेकिन जब ये ट्रांजिशन स्टेप में आते हैं, ट्रांजिशन कंपाउंड को बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बैलेंसी को बढ़ा देते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमने डार्क लाइन से दिखाया है, ये इसकी ओरिजिनल बैलेंसी होती है कार्बन की। 4 होती है, सबको पता है। ये 4 बैलेंसी हमने इसको डार्क लाइन से दिखा दिया, और जो ये डार्क लाइन दिखा दिया, ये इसकी स्यूडो बैलेंसियाँ हैं। मतलब कहीं न कहीं अनस्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। खुद सोचिए, यदि हम कार्बन की बैलेंसी को 5 कहें, कार्बन की बैलेंसी को 6 कहें, तो ये कितना गलत होगा। तो इस स्टेप में जो ट्रांजिशन का स्टेप होता है, ट्रांजिशन कंपाउंड जहाँ पर बनते हैं, वहाँ पर यही प्रक्रिया देखी जाती है कि कार्बन 4 जो बैलेंसी शो करता है, उसके स्थान पर ये 6 बैलेंसी को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। और जो 6 बैलेंसी दिखाई जाती है, अब खुद समझिए कि वो कितना अनस्टेबल होगा। यही फाइनली जब फास्ट रिएक्शन होता है ये, तो यही जा कर के फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमें एक्चुअल में चाहिए होता है। तो ये दोनों स्टेप
जो ट्रांजिशन होते हैं या इंटरमीडिएट होते हैं, ये दोनों किसी एक ही अपक्रिया में नहीं पाए जाते हैं, ये दोनों अलग अलग अपक्रियाओं में पाए जाएंगे। जैसे E1 में अभी हम दिखाएंगे आपको इंटरमीडिएट स्टेप मिलेगा, आगे चलेंगे तो दूसरे वाले E2 में जा कर के ट्रांजिशन मिलेगा। लेकिन अब E2 चूँकि हमें कल बताना है, आज की क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट के बारे में समझेंगे और वह इंटरमीडिएट आपको E1 मिलेगा। अभी E2 का ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। E1 और E2 जब दोनों एक साथ मतलब अलग अलग करके पढ़ा देंगे, फिर एक साथ ला करके कंपेरिजन कराएंगे E1 में क्या था और E2 में क्या था, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, ये सब खूब अच्छे से बताया जाएगा। तो आज सबसे पहले आप E1 ही देखेंगे और ध्यान इस बात को भी देना है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए कम्प्लीटली देखिएगा। कंप्लीट देखेंगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देखते हैं पहले E1 रिएक्शन को। क्या होता है E1 रिएक्शन? कोई एक रिएक्शन ले, एक जनरल सा रिएक्शन, जिसमें हम बता दें कि कितने स्टेपों में ये कंप्लीट होता है। जैसे ये देखें कि यहाँ पर जैसे कार्बन और कार्बन 2 ले लिया जाए, यहाँ पर हमें पता है एक सामान्य तरीके से यहाँ सब पर कार्बन कार्बन है, उसकी बैलेंसी को हम कुछ नहीं पाते हैं तो हाइड्रोजन से ही उसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए H है, H है, H है, यहाँ पर H है, H है। किसी को तोड़ने के लिए कोई अलग प्रकार का आप हमको हम X दिखा रहे हैं तो बिल्कुल ये मानिएगा हाइड्रोजन समूह कोई होगा। एक साधारण सा एग्जाम्पल लिया गया है। तो जो स्लो स्टेप इसका होता है, हम कहेंगे इसका जो स्लो स्टेप होता है, ये पोलराइज्ड होता है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होता है, साझे का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ, पता है आपको जब तीर का मुंह इस तरफ होता है तो मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की। ऐसी दशाओं में ये X का अणु निकल जाएगा बाहर और ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर HH है ही, ये यहाँ पर बन जाता पॉजिटिव नेचर में आ जाता है ये। और ये पॉजिटिव हमने बताया था इंटरमीडिएट है, हमने अभी इसके जस्ट पहले बताया था इंटरमीडिएट कार्बोधनायन के रूप में, कार्बोधनायन के रूप में और मुक्त मूलक जिसको फ्री रेडिकल बोलते हैं इसके रूप में पाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि ये कार्बोकैटायन है। अच्छा, ये जो कार्बोकैटायन है इसको हम ये भी लिख दें, ये इंटरमीडिएट भी है, इसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं। अब आपको पता है कि इंटरमीडिएट जो कंपाउंड होते हैं वो बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं। कैसे? जैसे देखो बैलेंसी यहाँ 3 दिखाई दे रही है, लेकिन चौथी बैलेंसी H पॉजिटिव के कारण ही दिखाई दे रही है, मतलब कंप्लीट नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकल गया है, उसी इलेक्ट्रॉन को हमें लेकर के आना है। वैसे देखने में तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा ये। अब इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करने का मतलब होगा इसको जब तक कहीं कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं मिलेगा तब तक इसका कह सकते हैं कि बॉन्ड फिलअप नहीं हो पाएगा। चलिए, ये पहला स्टेप रहा। आप ऐसा कह सकते हैं द फर्स्ट स्टेप द कार्बोकैटायन फॉर्म। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हम दिखा भी देते हैं कि ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। अगर हम स्टेप सेकेंड की बात करें तो ये जो कार्बोकैटायन आप देख रहे हैं CH2, यहाँ पर हम H लगा दें और यहाँ पर C के साथ H और H यहाँ पर पॉजिटिव लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोकैटायन अपने आप में ही इसको नेगेटिव चाहिए, कोई नेगेटिव बाहर से नहीं है। ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा हाइड्रोजन कार्बन के बीच में, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तो ये CH2 नेगेटिव बनाएगा। चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो CH2 डबल बॉन्ड ही हो जाएगा पॉजिटिव। ये जो कि पहले निकला था, अब की बार -H पॉजिटिव निकल गया। आप खुद विचार करिए कि यदि पहले H निकला है, X निकला है और बाद में H निकला है, अगर हम कंप्लीटली बात करें तो HX ही निकलेगा। शुरुआत में X बाद में H निकला है तो निकलने वाला टोटल कंपाउंड क्या हो जाएगा? HX। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइडों का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन देख रहे हैं, हाइड्रोहैलोजिनेशन, डी लगा दिए हैं, इसमें हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है।
यानी कह सकते हैं कि जो हाइलोजिनेशन जो रिएक्शन होता है वो इवन के आधार पर परफॉर्म होता है और साथ साथ कह सकते हैं ये एलिमिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस बहुत आसान है, आपको केवल इतना ध्यान देना है कि जो इवन रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में बनता है इंटरमीडिएट, फिर से बता दें हम आपको, पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है और दूसरे स्टेप में ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। वही यहाँ पर हुआ है, पहले स्टेप में इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन, दूसरे स्टेप में मिल गया आपको एल्कीन और एल्कीन ही उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये तो रही बात किसी हेलो एल्केन की, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और भी है दूसरा एग्जाम्पल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये पहले भी आप देख चुके हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, लेकिन इस इवन रिएक्शन में भी इसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार उसे बता दें से पुनः वो तरोताज़ा हो जाएगा। देखते हैं क्या है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए डिहाइड्रेशन का मतलब होगा कि H2O का रिमूव हो जाना, H2O का बाहर हो जाना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। खूब अच्छे समझिएगा। जैसे यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर OH लगा दिया जाए और प्रेजेंटेशन कर दें हम H2SO4 का। क्योंकि ये H2SO4 डिहाइड्रेट करने का वर्क करता है, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। फिलहाल ये H2O एलिमिनेट प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्कीन है जिसको एथिलीन कह सकते हैं, क्योंकि एथिल अल्कोहल था इसलिए एथिलीन बन गया। हाँ, अब बात ये आती है कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। हमने बताया कि किसी भी रिएक्शन के कंप्लीट होने की जानकारी हम उसके मैकेनिज्म से ही कर पाते हैं। अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो समझ लीजिए कंपाउंड यानी प्रोडक्ट का बनाना बहुत आसान हो गया। हम मैकेनिज्म पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे देखिए मैकेनिज्म में आपको बताया गया मैकेनिज्म में कि 2 ही स्टेप में आपको कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है। गाइस इस बात का ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसमें बड़ा बनेगा, होगा तो 2 ही स्टेप, लगता कि 3 स्टेप है लेकिन हम उसको 2 ही स्टेप में कंप्लीट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए H2SO4 एक निर्जलीय कारक के रूप में उपस्थित है, तो निश्चित है पहले ये टूटेगा। अगर ये टूटेगा तो H पार्टी प्लस HSO4 नेगेटिव देगा, क्योंकि इसको हमने पहले करा दिया लेकिन आज फिर से इसको बता रहे हैं। H2SO4 में H पार्टी प्लस HSO4 नेगेटिव मिल गया। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने इतना किया तो इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो H पॉजिटिव होता है। आप कहेंगे HSO4 क्यों है नेगेटिव क्यों नहीं रिएक्टिव है? उसका रीज़न ये है कि इस अपक्रिया में जो डिहाइड्रेशन की क्रिया होती है उसमें H पॉजिटिव ही एक्टिव होता है, जो कि आपके सामने यहाँ रखा गया है एथेनॉल एथिल अल्कोहल। यहाँ कर सकते हैं CH3, ये है CH2, O पर आप लोन पे आप इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, सिंगल बॉन्ड H है, क्रिया करने वाला है H पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा ये H पॉजिटिव जो है इस O की तरफ चक्कर लगाएगा। चक्कर ये है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये ऑक्सीजन जरूर चाहेगा कि जहाँ पर भी इसको प्रोटॉन कहीं दिखाई दे उसको अपनी तरफ एक्सेप्ट कर ले। गाइस इसी प्रकार से जब ये एक्सेप्ट करता है, ये आप कहेंगे कि आप स्लो रिएक्शन बताए थे, बिल्कुल ये स्लो रिएक्शन ही हो रहा है। यहाँ पर ऐसा करेगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर O है, इसके पास चूँकि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा इलेक्ट्रॉन था, अब ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और ये पॉजिटिव आ गया। वैसे तो ये ऑक्सोनियम बन गया और हमने क्या कहा था कार्बोकैटायन बनेगा, तो गलत नहीं है। ये शुरुआती स्टेप है जिसको देख नहीं पाते हैं कि कैसे क्या हुआ, लेकिन ये है कि बिना ऑक्सोनियम आयन बने कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना असंभव है। जैसे अब देखेंगे, अब जो क्रिया होने वाली है ये अब क्रिया स्लो ही हो रही है, यहाँ पर ये भी अब क्रिया स्लो ही होगी। यहाँ पर अब देखेंगे स्लो रिएक्शन में। अच्छा, हम यहाँ कर दें कि ये कार्बन ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, किधर, इस ऑक्सीजन की ओर। जैसे इधर जाएगा तो ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हुआ पॉजिटिव
और प्लस ये बन गया H2। गाइस इस बात को ध्यान दीजिएगा, यही है कार्बोकैटायन। अब आपको वह स्टेप मिला जो शुरुआत में मिला था, CH3 CH2। इसी को आप बोलेंगे क्या, कार्बोकैटायन, या इसी को आप बोलेंगे इंटरमीडिएट कह सकते हैं। और शुरुआत होती है यहां से सेकेंड स्टेप की, यहां से शुरुआत होती है सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में होगा क्या, ध्यान दें, थोड़ा सा हम इसको और डिजाइनिंग कर दें इसका, ऐसा कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की ओर। जब कार्बन की ओर रिलीज करेगा, गाइस इस बात का फिर से आप ध्यान दीजिए कि जब इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा कार्बन की ओर, तो कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाले कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दोनों के लिए ये बन जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। और यहाँ से चूंकि H पॉजिटिव निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कह सकते हैं H पॉजिटिव यहाँ पर लगाएंगे, ऐसा। और यही होता है फाइनल प्रोडक्ट। H पॉजिटिव यहाँ फिर से निकल गया क्योंकि H पॉजिटिव कभी काम में आया था, H पॉजिटिव को हमने कहीं से लिया था। इस प्रकार से H पॉजिटिव हमें पुनः छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर के वो H2SO4 बनाएगा। मतलब एल्कोहल का निर्जलीकरण इसी प्रकार से संपन्न होता है। तो आप अब ऐसा कह सकते हैं कि जो इवन रिएक्शन होता है उसमें आपको दो बताया गया, दो एग्जाम्पल, एक है डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और दूसरा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये दोनों जो रिएक्शन होते हैं वो इवन प्रोसेस से कंप्लीट होते हैं। अब हम चाहते हैं कि अगली क्लास को कल बताएं, तो प्रयास यही रहेगा कि कल जो E2 रिएक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और यदि समय रहा तो हम आपको E1 और E2 के बीच में कंपैरिजन भी करके दिखा देंगे, E1 और E2 में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। इसके लिए मिलेंगे हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए यूट्यूब चैनल रसायन गंगा का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।